हम लोग एंशियंट बिहार से स्टार्ट कर रहे हैं, बिहार की हिस्ट्री, और उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार। हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि आर्यंस किस तरह से सप्त सिंधु का रीजन में आते हैं, वहाँ पर सेटल होते हैं और उसके बाद फिर बिहार की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग ऋग्वेद के समय की बात करें तो कोई भी हमें सेटलमेंट नहीं मिलता है आर्यंस का बिहार में। उसके साथ साथ जो नन आर्यंस बिहार में थे उन्हें भी लो स्टीम में देखा जाता था आर्यंस द्वारा, क्योंकि वो वैदिक सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे। और जो उस समय का मूल सिद्धांत था आर्यंस का, उसमें वैदिक सैक्रिफाइस जो थे, कुछ भी आहुति देना, यज्ञ करना, आप अपने किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए कुछ चीजों का दान करना, दैट इज द वैदिक सैक्रिफाइस। वो मिसिंग था नन आर्यंस में और इसीलिए उन्हें लो स्ट्रीम में देखा जाता था, लोअर कैटेगरीज में देखा जाता था बाय द आर्यंस। जो सबसे पुराना हमें बिहार का रेफरेंस मिलता है वैदिक पीरियड का, वो मिलता है अथर्व वेद में। उसके साथ साथ जो पंचविंसा ब्राह्मणा है, देखिए ब्राह्मणा जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो असल में कमेंट्रीज हैं। तो अथर्व वेद जो 4 वेदों का एक वेद है अथर्व वेद, उसमें तो हमें मिलता ही है बिहार का वर्णन। उसके साथ साथ पंचविंसा ब्राह्मणा जो है उसमें भी हमें बिहार का वर्णन मिलता है। ये दोनों जो हैं अथर्व वेद या फिर पंचविंसा ब्राह्मण, ये दोनों बात करते हैं व्रत्या लोगों का, जो कि मगध के रीजन में रहा करते थे। ना एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या ऋग्वेद भी बिहार के बारे में कुछ मेंशन करता है? तो ऋग्वेद में एक रूलर के बारे में मेंशन है जिसका नाम है परमागंदा, जो कि कीकट प्रदेश में रूल किया करते थे। उनको अनफ्रेंडली रूलर कहा गया है। और ये जो कीकट प्रदेश है उसको यक्षा का जो निरुक्त है उसमें नन आर्यन कंट्री कहा गया है, मतलब जहाँ पर आर्यंस निवास नहीं करते थे। और बाद में ऐसा बहुत सारे वर्क से भी पता चला कि ये जो कीकट प्रदेश है वो कुछ और नहीं है बल्कि मगध का जो बिहार का रीजन है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। आर्यंस ऋग्वेद के समय काल में पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित थे, वो उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। और इसीलिए ऋग्वेद में हमें ना ही मगध के बारे में, ना ही अंगा के बारे में, कौशाला, विदेही, कोई भी ये जो रीजन है उसके बारे में हमें मेंशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर वन लाइन में बताएं तो आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार लेटर वैदिक पीरियड में कंप्लीट होता है। और इसके बारे में जो सतोपथ ब्राह्मण है, जो वैदिक लिटरेचर है, वो भी बात करता है। अगर हम लोग टेरिटोरियल डिवीज़न करें प्राचीन बिहार का, अगर हम लोग 6 सेंचुरी बीसी की बात ले लें, यानी कि 600 वर्ष ईसा पूर्व का, तो उस समय हम लोग बिहार को सिर्फ 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आप ले ले विदेहा, जो कि मिथिला राज्य आज कह सकते हैं। दूसरा वैशाली, तीसरा अंगा और चौथा मगध राज्य। पहले विदेहा के बारे में कुछ समझते हैं, यानी मिथिला के बारे में समझते हैं। नौ जो मिथिला राज्य है वो गंगा के उत्तर में स्थित है, नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा। ना इस डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं उसे आप मान सकते हैं नेमी विदेहा को। उन्हें इस डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है। उनके जो बेटे थे जिनका नाम मिथि जनक था, जिनके नाम पर जो कैपिटल था उस समय विदेहा का मिथिला, वो पड़ा। इसके बाद से जो जनक नाम है वो उनका पूरा फैमिली डायनेस्टी में चलते रहा, एक के बाद दूसरा जनक हुए। अब इस डायनेस्टी के जो 23वें राजा थे जिनका नाम था सिराध्वज जनक, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने ही जो सीता माता है उन्हें अडॉप्ट किया था और उन्होंने ही अपनी बेटी का विवाह जो है वो राम से किया। और वहीं से पूरी जो रामायण की कथा है वो स्टार्ट होती है। ये पूरा जो विदेहा डायनेस्टी था उसमें कुल 53 किंग हुए, जिसमें कि 23rd जो किंग थे वो इम्पॉर्टेंट हैं।
नाउ इन द 6th सेंचुरी BC जो विदेहन मोनास्ट हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, उतने पावरफुल रहते नहीं हैं। जनक डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद फिर विदेहा डायनेस्टी जो है वो वाजियन कॉन्फेडरेसी का एक हिस्सा बन जाता है, और वाजी डायनेस्टी का जो कैपिटल उस समय हुआ करता था वो वैशाली हुआ करता था। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो 16 महाजनपद की बात होती है वहाँ पर विदेहा डायनेस्टी जो है वो नज़र नहीं आती है। हालांकि उस समय बाकी डायनेस्टीज जरूर थे, जैसे कि अंगा, वाजी, मगधा, जो 16 महाजनपद का हिस्सा रहे हैं, लेकिन विदेहा डायनेस्टी जो है वो 16th महाजनपद जो थे उसका हिस्सा नहीं रहता है। दिस पॉइंट हैज़ टू बी कंसिडर्ड।